पैसे कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसे को संभालना एक सोच है। हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन हर कोई पैसे को समझता नहीं। इस किताब में यही बताया गया है, पैसे और इंसान के बीच का असली रिश्ता क्या होता है। ये कहानी है एक ऐसी किताब की जो सिर्फ पैसों के बारे में नहीं, बल्कि पैसे के साथ इंसान के व्यवहार के बारे में है। इस किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी और इसके लेखक हैं मॉर्गन हाउसल। चलिए इस कहानी को एक सफर की तरह समझते हैं। मॉर्गन हाउसल एक फाइनेंशियल जर्नलिस्ट रहे हैं। उन्होंने स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टर्स और बिजनेस दुनिया को काफी करीब से देखा है और उन्होंने एक बात ऑब्जर्व की कि पैसा कमाने की सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस पर डिपेंड नहीं करती। ये डिपेंड करती है आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका बिहेवियर। एक एग्जाम्पल ले लो। एक आदमी जिसके पास MBA डिग्री है, वो भी कभी कभी इमोशनल डिसीजन ले लेता है और लाखों का नुकसान कर देता है। दूसरी तरफ एक छोटी सी किराना दुकान चलाने वाला आदमी डिसिप्लिन्ड सेविंग से अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर बना लेता है। यही तो पॉइंट है। पैसे का गेम नंबर्स का नहीं, बिहेवियर का होता है। मॉर्गन कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं होता, उसका मतलब होता है पैसे को देर तक संभाल कर रख पाना। और ये तभी होता है जब आप में पेशेंस हो, ग्रीड पर कंट्रोल हो और फियर को समझने की समझ हो। उन्होंने अपनी किताब में 19 पावरफुल चैप्टर्स लिखे हैं, लेकिन हम यहाँ उनका सार एक कहानी के रूप में समझेंगे। जैसे एक आदमी जिंदगी भर पैसे के पीछे भागता है, लेकिन असली गेम उससे तब समझ आता है जब वो रुकता है और सोचता है, मैं पैसे कमा क्यों रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं उस सफर को जहां हम पैसे को एक नए नजरिए से देखना शुरू करेंगे, जहां पैसा सिर्फ नोट नहीं, एक माइंडसेट बन जाता है। पार्ट 1, नो वंस क्रेजी। आप जब पैसे के बारे में सोचते हो तो क्या लगता है? लोग लॉजिकल होते हैं, समझदार डिसीजंस लेते हैं, पर रियलिटी कुछ और ही कहती है। ये चैप्टर हमें ये बताता है, लोग पैसे के मामले में कभी लॉजिकल नहीं होते। हर किसी का अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है और उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर लोग फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। सोच कर देखिए, अगर कोई आदमी 1950s में अमेरिका में पैदा हुआ था तो उसने स्टॉक मार्केट को ग्रो करते हुए देखा होगा। उसने देखा होगा कि शेयर बाजार में पैसा डालने से रिटर्न्स मिलते हैं, तो उसका विश्वास बन गया, स्टॉक मार्केट इज सेफ। लेकिन अगर कोई 2008 के क्रैश में अपनी जॉब खो चुका हो, उसका घर बिक चुका हो, तो उसके लिए स्टॉक मार्केट एक डर का नाम है। उसका एक्सपीरियंस कहता है, इन्वेस्टिंग इज रिस्की। तो सवाल यह है, क्या कोई उनमें से गलत है? नहीं, दोनों अपने जगह सही हैं। उनका व्यू उनके एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। मॉर्गन कहते हैं, कोई भी इंसान पैसे को लेकर क्रेजी नहीं होता, बस हर किसी की फाइनेंशियल दुनिया अलग होती है। जैसे एक रिच आदमी के लिए 1000 रुपए का लॉस छोटी बात हो सकती है, लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी के लिए वही 1000 रुपए पूरे महीने की रेशो हो सकता है। ये डिफरेंस ही सब कुछ बदल देता है। अब सोचिए, अगर एक बंदा अपने बचपन से ही फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखते हुए बड़ा हुआ हो, तो क्या वो कभी रिस्क लेना चाहेगा? शायद नहीं। और अगर कोई बंदा प्रिविलेज बैकग्राउंड से आया हो, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट या रिस्क लेना नॉर्मल हो सकता है। इसीलिए मॉर्गन कहते हैं, कभी भी किसी के फाइनेंशियल डिसीजन को जज मत कीजिए। हो सकता है वो उस डिसीजन को समझने के लिए
आपके जितना लकी नहीं रहा। तो जब आप देखें कि कोई पर्सन गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, एफडी करता है या सिर्फ कैश रखता है, तो पहले ये समझने की कोशिश कीजिए उसने ये डिसीजन क्यों लिया होगा। यही पर्सपेक्टिव आपको मैच्योरिटी देता है। बिकॉज एंड ऑफ द डे हम सब अपनी छोटी दुनिया के एक्सपीरियंस के बेस पर फाइनेंशियल दुनिया को देखते हैं, और जब तक आप दूसरों की जर्नी को नहीं समझते, आप उनकी फाइनेंशियल साइकोलॉजी को नहीं समझ सकते। पार्ट 2, लक एंड रिस्क। जिंदगी में दो चीज़ें हमेशा साथ चलती हैं, लक और रिस्क। दोनों दिखती नहीं, दोनों समझना मुश्किल है, और दोनों का इफेक्ट होता है आपकी ज़िंदगी और आपके पैसे पर। मॉर्गन कहते हैं, लोग अक्सर सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज देखकर कहते हैं, वाह क्या स्ट्रैटेजी थी, पर वो ये नहीं देखते कि उस सक्सेस में कितना लक था। एक एग्जांपल लो, बिल गेट्स। वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं, पर क्या आप जानते हो कि बिल गेट्स जिस स्कूल में पढ़े थे उस स्कूल में कंप्यूटर्स थे, जबकि उस वक्त दुनिया के 99.9% स्कूल्स में कंप्यूटर्स नहीं होते थे। वो स्कूल अमेरिका के सिर्फ एक छोटे से ग्रुप में आता था जहां स्टूडेंट्स को कंप्यूटर का एक्सेस था। तो क्या बिल गेट्स टैलेंटेड थे? बिल्कुल। पर क्या उनकी सक्सेस में लक भी था? हाँ, और काफ़ी ज़्यादा। अब दूसरी साइड देखो, रिस्क। बिल गेट्स के स्कूल में एक और लड़का था, केंट एवंस। वो भी इंटेलिजेंट था, बिल के साथ मिलकर ही टेक का काम करता था। दोनों मिलकर एक बिजनेस भी प्लान कर रहे थे, लेकिन एक दिन केंट की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। सब कुछ खत्म हो गया एक सेकंड में। ये होता है रिस्क। तो लेसन क्या है? कभी भी सक्सेस को सिर्फ टैलेंट का रिजल्ट मत समझो, और कभी भी फेलियर को सिर्फ फूलिशनेस मत समझो। जिंदगी में लक और रिस्क दोनों छुपे होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, लेकिन अगर हम ये समझ जाएं तो हम ज़्यादा हम्बल बन जाते हैं। मॉर्गन कहते हैं, जब आप किसी सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरी सुनते हो तो पूरा पिक्चर देखो। हर सक्सेस रिपीट नहीं की जा सकती, हर फॉर्मूला सबके लिए काम नहीं करता। इसीलिए अपनी फाइनेंशियल जर्नी में एक सिंपल रूल रखो, आप जितना डिज़र्व करते हो उतना ही मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। और जितना मिला है उसमें लक भी शामिल हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आप किसी और का डाउनफॉल देखो तो उससे जज मत करो। शायद वो सिर्फ उनका टाइम ख़राब था, उनका डिसीजन नहीं। बिकॉज याद रहो, लक एंड रिस्क आर लाइक ट्विन्स। दोनों एक जैसे दिखते हैं पर अलग अलग इम्पैक्ट डालते हैं। पार्ट 3, नेवर इनफ। कभी सोचा है कितना पैसा काफ़ी होता है? 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़? मॉर्गन कहते हैं, कई लोग कैसे कमाते हैं, बचाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं दे पाते, हाउ मच इज़ इनफ? ये चैप्टर एक शॉकिंग कहानी से शुरू होता है। 1980s में एक इंसान था, राज राजरत्नम। वो बिलियनियर हेज फंड मैनेजर था। हार्वर्ड जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ, दुनिया की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करता था। लेकिन एक दिन उसने एक इलीगल इनसाइडर टिप ले लिया। उसने कॉन्फिडेंशियल कंपनी न्यूज़ के बेसिस पे स्टॉक खरीद लिया ताकि और ज़्यादा पैसा कमा सके। रिजल्ट, वो जेल गया। उसकी रेपुटेशन गई, पैसा गया, सब कुछ खत्म। मॉर्गन कहते हैं, उसके पास ऑलरेडी इतना पैसा था कि उसके 3 नेक्स्ट जनरेशन भी बिना काम किए जी सकती थी। फिर भी उसने रिस्क लिया। क्यों? बिकॉज फॉर हिम इट वॉज नेवर इनफ। ये होता है ग्रीड का रिजल्ट। अब कंपेयर करो दूसरी कहानी से। रोनाल्ड रीड एक जैनिटर था, स्कूल पास भी मुश्किल से किया था, लाइफ भर एक पेट्रोल पंप और लाइब्रेरी में काम किया। लेकिन जब वो मारा तब उसके बैंक अकाउंट में 80 करोड़ रुपए से ज्यादा के एसेट्स निकले। कैसे? सिंपल सेविंग्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पेशेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने कभी ग्रीड नहीं की। उसने कभी मोर के चक्कर में गलत डिसीजंस नहीं लिए। तो लेसन क्या है? पैसा बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आपको कितना चाहिए। अगर आपको इनफ डिफाइन करना नहीं आता तो आप कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे, चाहे आप अंबानी हो या एक मिडिल क्लास एम्प्लॉय। मॉर्गन कहते हैं, कभी किसी और के लाइफस्टाइल को देखकर अपने गोल्स मत बदलो।
क्योंकि कंपैरिजन ही ग्रीड का सीड होता है। जो चीज़ आपके लिए काफ़ी है वो किसी और के लिए कम हो सकती है और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस इतना याद रखो, पैसे से आप सब कुछ ले सकते हो, लेकिन सेटिस्फैक्शन सिर्फ तब मिलता है जब आप इनफ कहना सीख जाते। Part 4. Confounding Compounding. वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स में से एक। लोग सोचते हैं कि उन्होंने पैसा कैसे बनाया, उनका स्ट्रैटेजी क्या था, उनका सीक्रेट क्या था। मॉर्गन होजल कहते हैं उनका राज उनका इन्वेस्टिंग स्टाइल नहीं था, बल्कि उनका समय था। वॉरेन बफेट ने अपना पहला स्टॉक 11 साल की उम्र में खरीदा था और वो 90 साल की उम्र तक इन्वेस्टिंग जारी रखे। सोचिए, अगर बफेट ने इन्वेस्टिंग 30 साल की उम्र में शुरू किया होता या फिर 60 साल में रिटायर हो जाते तो उनकी वेल्थ काफ़ी कम होती। बुक के मुताबिक बफेट की नेटवर्थ का 81.5 बिलियन डॉलर तब बना जब वो 65 के बाद भी इन्वेस्ट करते रहे। ये है कंपाउंडिंग का असली जादू। लोग सोचते हैं कंपाउंडिंग सिर्फ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है, लेकिन मॉर्गन कहते हैं कंपाउंडिंग एक मैजिक है जो तब काम करता है जब आप उसे टाइम देते हो। जब आप थोड़ा पैसा लंबे समय तक पेशेंटली इन्वेस्ट करते हो तो आपकी वेल्थ एक दिन एक्सप्लोड कर जाती है। स्टार्ट स्लो होता है और एंड में रिजल्ट्स मैसिव हो जाते हैं। बफेट की स्टोरी बताती है कि गुड इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि हर बार बेस्ट डिसीजन लो, बल्कि बार बार गलती ना करना और स्ट्रैटेजी को लंबे समय तक चलाना, ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपके 5,000 या 10,000 रुपए का रिटर्न छोटा लग रहा है, तो रुक जाओ, वक्त दो, ब्रेक मत करो, क्योंकि कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप उससे ब्रेक नहीं करते। टाइम इज मोर पावरफुल देन रिटर्न। Part 5. Getting wealthy versus staying wealthy. पैसा कमाना और पैसा संभाल के रखना, ये दोनों अलग स्किल्स हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं वेल्थ बनाने के लिए आपको बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, रिस्क लेना पड़ता है, विजन चाहिए, बिलीफ चाहिए। लेकिन वेल्थ को बनाए रखने के लिए चाहिए कंजर्वेटिव सोच, पेशेंस और एक शब्द डर। डर ये समझने का कि सब कुछ कभी भी छिन सकता है। मॉर्गन एक रियल स्टोरी शेयर करते हैं, जेसी लिवरमोर की। जेसी ने 1919 के स्टॉक मार्केट क्रैश में $100 मिलियन कमाए थे। वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में गिना जाने लगा। लोग उसे एडमायर करने लगे, लेजेंड कहने लगे। लेकिन कुछ ही समय बाद जेसी ने सोचा कि वो मार्केट को हमेशा बीट कर सकता है। उसने ज़्यादा रिस्क लिया, ज़्यादा लेवरेज यूज़ किया और फिर सब कुछ खत्म। वो अपना पूरा पैसा खो बैठा, इतना स्ट्रेस हुआ कि सुसाइड कर लिया। मॉर्गन कहते हैं पैसा कमाने के लिए ऑप्टिमिज्म चाहिए, पर पैसा बनाए रखने के लिए पेसिमिज्म। ये दोनों क्वालिटीज़ ऑपोजिट लगती हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर में दोनों होनी चाहिए। मॉर्गन 3 की हैबिट्स बताते हैं जो आपको वेल्दी बनाए रख सकती हैं। ह्यूमिलिटी, अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट ना समझना। फियर, गलती होने का डर रखना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हमेशा एक बफर रखना। अगर आप सोचते हो कि मार्केट हमेशा आपके फेवर में रहेगा तो आप ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार बन सकते हो, और ओवर कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ा डेंजर होता है वेल्थ के लिए। इसीलिए मॉर्गन का सीधा मैसेज है, गेटिंग रिच इज वन थिंग, स्टेइंग रिच इज अनदर। डोंट कंफ्यूज द टू। Part 6. Tails. You win. मॉर्गन होसल कहते हैं सक्सेस अक्सर कुछ बड़े मोमेंट्स की वजह से होती है। आपको हर बार सही होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस कुछ बार बहुत ज़्यादा सही होना चाहिए। बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है वेंचर कैपिटल फर्म्स का। वीसीज दूसरों के बिजनेस आइडियाज़ में पैसा लगाते हैं। वो 100 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, पर उनमें से सिर्फ 10 या कभी कभी सिर्फ एक कंपनी उनका पैसा 10x या 100x बना के देती है, और वही एक सक्सेस पूरे पोर्टफोलियो को प्रॉफिटेबल बना देती है।
मॉर्गन इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं टेल्स ड्राइव एवरीथिंग, मतलब 100 में से 90 डिसीजंस गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर 10 में से 1 या 2 सही हो जाएं तो आप जीत जाते हो। वो एप्पल, अमेज़न, गूगल, ये सब कंपनीज भी इनिशियली रिस्की इन्वेस्टमेंट्स थे। बहुत लोगों ने उन पर शक किया, लेकिन जो अर्ली इन्वेस्टर्स ने रिस्क लिया उन्हें उस एक टेल इवेंट ने बिलियनर बना दिया। मॉर्गन वॉरेन बफेट का भी एग्जाम्पल देते हैं। बफेट ने अपनी लाइफ में 400 से ज़्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, पर उनमें से सिर्फ 10 स्टॉक्स ने टोटल वेल्थ का 90% से ज़्यादा रिटर्न दिया। ये होती है पावर ऑफ टेल इवेंट्स। तो मॉर्गन कहते हैं यू कैन बी रॉन्ग हाफ द टाइम एंड स्टिल मेक अ फॉर्चून। इसलिए हर बार सही होने की टेंशन मत लो। गलती होना नॉर्मल है, बस ग्रिम में बने रहो, और जब वो टेल इवेंट आए तो उससे मिस मत करो। फ्रीडम। मॉर्गन हाउसल कहते हैं वेल्थ का सबसे बड़ा रिवॉर्ड कोई कार, बांग्ला या लग्जरी आइटम नहीं होता। असली रिवॉर्ड होता है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब अपने टाइम का कंट्रोल खुद के हाथ में होना। बुक में मॉर्गन बताते हैं अगर आप किसी भी दिन, किसी भी वक्त जो चाहो वो कर सकते हो तो आप सच में रिच हो। वो कहते हैं कंट्रोलिंग योर टाइम इज द हाईएस्ट डिविडेंड मनी पेज। बहुत लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन उनका हर दिन किसी और के शेड्यूल पर चलता है, उनके बॉस के ऑर्डर्स, डेडलाइंस और प्रेशर के साथ। ऐसे में पैसा होने के बावजूद वो आज़ाद नहीं होते। मॉर्गन एक छोटी स्टोरी बताते हैं। एक बार उन्होंने एक जैनेटर को देखा जो 60 के ऊपर आगे का था, लेकिन बहुत रिलैक्स था। वो काम कर रहा था लेकिन हमेशा स्माइल करता था। जब पूछा गया कि वो इतना खुश क्यों है, उसने कहा मैं ये काम शौक से करता हूँ, मुझे पैसा की ज़रूरत नहीं, मैं चाहता तो कब का रिटायर हो जाता। मॉर्गन कहते हैं ये है फ्रीडम। जब आपके पास पैसा इतना हो कि आप किसी काम को मजबूरी से नहीं, अपनी मर्जी से करो, तो वही असली रिच लाइफ होती है। ज़्यादा लोग पैसा इसलिए जमा करते हैं क्योंकि वो कुछ खरीदना चाहते हैं, लेकिन मॉर्गन कहते हैं लोग लग्जरी चाहते हैं, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग होती है वो होती है अपने वक्त का मालिक होना। फ्रीडम मतलब जब चाहे काम करो, जब चाहे रेस्ट लो, जब चाहे फैमिली के साथ टाइम बिताओ। ये पावर हर किसी के पास नहीं होती, और ये पावर पैसा से मिलती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उस पैसा को वाइजली यूज करो। पार्ट 8 मैन इन द कार पैराडॉक्स। मॉर्गन हाउसल कहते हैं लोग महंगी कार, डिज़ाइनर वॉच या लग्जरी लाइफस्टाइल इसलिए चाहते हैं ताकि दूसरे लोग उन्हें इम्प्रेस करें, एडमायर करें, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। बुक में वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताते हैं। जब कोई इंसान एक महंगी कार चला रहा होता है तो लोग कार को देखते हैं, ड्राइवर को नहीं। यानी जब आप किसी को एक फेरारी में देखते हो तो आप सोचते हो मुझे भी ऐसी कार चाहिए, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचते मैं भी उस ड्राइवर जैसा बनना चाहता हूँ। ये है मैन इन द कार पैराडॉक्स। लोग एडमायर करते हैं एसेट्स को, लेकिन उस पर्सन को नहीं जो उन एसेट्स को ओन करता है। मॉर्गन एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए किसी ने 2 करोड़ रुपए की स्पोर्ट्स कार ले ली। वो सोचता है कि लोग उससे कूल समझेंगे, लेकिन मेजॉरिटी लोग कार देख के खुद के सपने सोचने लगते हैं, ड्राइवर के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। यानी स्टेटस शो करने के लिए जो पैसा आप खर्च करते हो वो अक्सर उस पर्पस को फेल करता है। मॉर्गन कहते हैं पीपल वॉन्ट टू बी एडमायर्ड, बट यूजिंग मनी टू बाय एडमिरेशन नेवर वर्क्स द वे यू थिंक। लोग आपके लाइफस्टाइल से इम्प्रेस ज़रूर होते हैं, लेकिन रेयरली आपसे। ये एक इल्यूजन है जो सोसाइटी ने बना रखा है कि लग्जरी दिखाने से आप रिस्पेक्टेबल बन जाते हो, बट रियलिटी रिस्पेक्ट मिलता है जब आप हम्बल हो, ऑनेस्ट हो और दूसरों का ख्याल रखते हो, ना कि सिर्फ एक महंगी कार या वॉच दिखाने से। सो मॉर्गन कहते हैं इफ रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन इज योर गोल, बी काइंड एंड हम्बल, दैट एक्चुअली वर्क्स। पार्ट 9 वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी।
मॉर्गन हाउसल कहते हैं जो चीज़ें आप देखते हो, जैसे लग्जरी कार, बड़ा घर, डिज़ाइनर क्लोथ्स, वो वेल्थ का प्रूफ नहीं है, वो प्रूफ है स्पेंडिंग के। असली वेल्थ वो होती है जो आप देख नहीं सकते। बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स और अन एसेट्स में जो छुपी होती है। बुक में मॉर्गन एक पावरफुल लाइन लिखते हैं, स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। जब आप पैसा खर्च करते हो तो वो पैसा चला जाता है, लेकिन जब आप उसे सेव करते हो या इन्वेस्ट करते हो तो वो पैसा आपका फ्यूचर सिक्योर करता है। मॉर्गन एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, अगर कोई 1 करोड़ रुपए की कार लेके घूम रहा है तो आप सिर्फ उस कार को देख रहे हो, आपको ये नहीं पता कि उसके बैंक अकाउंट में और कुछ बचा भी है या नहीं। हो सकता है कि उसने वो कार लोन पे ली हो सकता है कि उसके पास रियल वेल्थ बिल्कुल ना हो। इसलिए मॉर्गन कहते हैं रियल वेल्थ इज साइलेंट, इट हाइड्स, इट बिल्ड्स इन द बैकग्राउंड। बुक में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, वेल्थ इज द नाइस कार्स नॉट परचेस्ड, द डायमंड्स नॉट बॉट, द वॉचेस नॉट वॉन। ये मतलब है वेल्थ इज द मनी नॉट स्पेंट। जितना पैसा आप सेव करते हो और जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो वही आपका रियल एसेट है। लग्जरी गुड्स सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं, वो दिखाते हैं कि आपके पास पैसा था लेकिन अब नहीं है। तो अगर आप ट्रूली वेल्थी बनना चाहते हो तो एम करो वो वेल्थ बनाने पे जो बाकी दुनिया को दिखाई नहीं देती। पार्ट 10, सेव मनी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है पैसा बचाना। बुक में वो लिखते हैं, बिल्डिंग वेल्थ हैज़ लिटिल टू डू विद योर इनकम और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स एंड लॉट्स टू डू विद योर सेविंग्स रेट। यानी अगर आप 50 लाख रुपए महीने कमा रहे हो लेकिन सब कुछ खर्च कर देते हो तो आपके पास वेल्थ नहीं बनेगी। लेकिन अगर कोई 5,000 रुपए कमा के भी 10,000 रुपए सेव कर रहा है तो वो पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर हो सकता है। मॉर्गन कहते हैं सेविंग इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। अक्सर लोग सेविंग्स इसलिए नहीं करते क्योंकि वो अपना स्टेटस दिखाने के चक्कर में ज़्यादा खर्च कर देते हैं। उनके लिए कार, फ़ोन, रेस्टोरेंट बिल्स ये सब प्रायोरिटी बन जाते हैं। बुक में मॉर्गन एक आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं, आपको बचत करने के लिए कोई भी करार नहीं चाहिए। यानी सेविंग्स सिर्फ किसी स्पेसिफिक गोल के लिए नहीं होनी चाहिए। नहीं तो लोग बोलते हैं मैं सेव करूंगा जब वेकेशन प्लान करूंगा, मैं सेव करूंगा जब घर खरीदूंगा। मॉर्गन कहते हैं नहीं, आपको सेव करना चाहिए क्योंकि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल होता है। वो बोलते हैं सेविंग्स विदाउट अ स्पेंडिंग गोल गिव्स यू ऑप्शंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल ओवर योर टाइम। ये सेविंग्स आपको इमरजेंसी में मदद करती है, जॉब लॉस के टाइम पे बैकअप बन जाती है, नए अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का चांस देती है और सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रीडम देती है। अगर आपके पास अच्छी सेविंग्स है तो आप किसी भी स्ट्रेस में भी शांत रह सकते हो। आपको किसी बॉस का डर नहीं, किसी इमरजेंसी का प्रेशर नहीं, और आप जिंदगी के डिसीजंस खुद ले सकते हो। मॉर्गन सिंपल लाइन में कहते हैं आप कामयाब नहीं हो सकते हैं बिना एक अधिक सेविंग्स रेट के। इसलिए चाहे इनकम कम हो या ज़्यादा, सेविंग हैबिट बनानी ही होगी। पार्ट 11, रीजनेबल इज ग्रेटर देन रैशनल। मॉर्गन हाउसलिश चैप्टर में कहते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस सिर्फ मैथ और लॉजिक पे नहीं होते, वो होते हैं रियल लाइफ इमोशंस के बेसिस पे। मतलब हर डिसीजन को परफेक्ट लॉजिक के साथ लेना ज़रूरी नहीं, उससे लेना चाहिए जो आपके लिए रीजनेबल हो। वो कहते हैं डू नॉट एम टू बी कोल्डली रैशनल व्हेन मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस, एम टू बी प्रिटी रीजनेबल। बुक में एक सिंपल एग्जाम्पल दिया गया, अगर आपको थियोरेटिकली पता है कि 7% स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है, लेकिन आप रात भर उस रिस्क की वजह से सो नहीं पाते, तो आपके लिए वो डिसीजन रीजनेबल नहीं है। मतलब
रैशनल चॉइस हो सकता है स्टॉक मार्केट, लेकिन अगर आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी या फियर हो रहा है तो रीजनेबल चॉइस हो सकता है थोड़ा पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड में रखना। मॉर्गन कहते हैं पीपल आर नॉट स्प्रेडशीट्स, वी आर गाइडेड बाय फीलिंग्स, ड्रीम्स एंड फियर्स। इसलिए आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजंस अपने गोल्स, पर्सनैलिटी और कंफर्ट के हिसाब से लेना चाहिए। एक और एग्जाम्पल, कई लोग सिर्फ इसलिए अपना घर खरीदते हैं क्योंकि उन्हें मेंटल पीस चाहिए। वो जानते हैं कि रेंट लेना फाइनेंशियली स्मार्टर है, लेकिन घर खरीदने से उन्हें सिक्योरिटी फील होती है और ये इमोशनल वैल्यू उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। मॉर्गन बोलते हैं परफेक्ट आंसर की टेंशन मत लो, जो डिसीजन आपके लिए सस्टेनेबल हो वो ही लॉन्ग टर्म में बेस्ट होता है। पार्ट 12, सरप्राइज। मॉर्गन हाउसल कहते हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड में सबसे डेंजरस चीज होती है पास्ट को फ्यूचर का गाइड समझना। उनका कहना है हिस्ट्री इज नॉट क्लीन गाइडेंस बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स आर ऑलवेज आउटलायर्स, दे आर सरप्राइजेस। यानी दुनिया की सबसे बड़े फाइनेंशियल इवेंट्स जो दुनिया को हिला देते हैं वो प्रिडिक्टेबल नहीं होते। उनका एग्जाम्पल ले लो, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रियल एस्टेट बबल पूरा बैंकिंग सिस्टम को क्रैश कर देगा। कोविड-19 पैंडेमिक कर सडनली पूरा इकोनॉमी बंद हो गया, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, लोगों के जॉब्स चले गए। ये सब इवेंट्स, द सरप्राइजेस। मॉर्गन कहते हैं जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ लीनियर था, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर था, लेकिन असल में मेजॉरिटी प्रोग्रेस और डैमेज एक्सीडेंटल इवेंट्स के वजह से हुआ है। इसलिए मॉर्गन एक पावरफुल लाइन बोलते हैं, हिस्ट्री कैन बी अ मिसलीडिंग गाइड टू द फ्यूचर इफ यू ओवरलुक हाउ मच ऑफ इट वॉज शेप्ड बाय थिंग्स दैट वर टोटली अनएक्सपेक्टेड। वो कहते हैं हिस्ट्री को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, उसे समझो, लेकिन हमेशा माइंड में रखो फ्यूचर अलग हो सकता है। और जब फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है तो आपको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में सरप्राइज का रूम रखना ही चाहिए। मतलब इमरजेंसी फंड रेडी रखो, डेट कम लो, ओवर कॉन्फिडेंस से बचो, डिवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट्स। Part 10, रूम फॉर एरर। मॉर्गन हाउसल कहते हैं फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे अंडररेटेड रूल है रूम फॉर एरर, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उनका कहना है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्लान इज प्लानिंग ऑन योर प्लान, नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। ये लाइन थोड़ी ट्विस्ट वाली लगती है, लेकिन इसका मतलब सिंपल है, कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता, और जब फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है तो हर डिसीजन में थोड़ा बफर, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस होना चाहिए। मॉर्गन कहते हैं आप चाहे जितनी भी कैलकुलेशंस कर लो, मार्केट कभी भी टर्न ले सकता है। बुक में उन्होंने बताया कई लोग इन्वेस्ट करते वक्त अज्यूम करते हैं कि उनको 10% रिटर्न मिलेगा हर साल, लेकिन अगर मार्केट सिर्फ 5% दे या लॉस दे दे तो पूरा प्लान फेल हो जाता है। इसलिए मॉर्गन सजेस्ट करते हैं हमेशा कंजर्वेटिव अजम्पशंस लो, अपने बजट या प्लान में एक्स्ट्रा मार्जिन रखो। उन्होंने एक लाइन लिखी, यू हैव टू प्लान फॉर योर प्लान नॉट वर्किंग। ये रूल उन्होंने सब जगह अप्लाई करने को बोला, इन्वेस्टिंग, बिजनेस, करियर, इवन पर्सनल लाइफ। एक और पॉइंट, रूम फॉर एरर का मतलब ये भी होता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस से बचो। कई लोग सोचते हैं मुझे हर सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन मॉर्गन कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ इग्नोरेंस। इसलिए थोड़ा डाउट रखना, थोड़ा बैकअप प्लान बनाना, ये वीकनेस नहीं, ये इंटेलिजेंस है। रूम फॉर एरर आपको पैनिक से बचाता है और आपको डिसीजंस लेने में फ्रीडम देता है, क्योंकि आप हर टाइम एज पे नहीं जी रहे होते। Part 14, You'll change. मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर मैंने एक सिंपल और पावरफुल आइडिया रखते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज हार्डर देन इट सीम्स बिकॉज पीपल्स गोल्स एंड डिजायर्स चेंज ओवर टाइम।
ये मतलब है जो चीज़ें आज आपको इम्पोर्टेंट लगती हैं शायद 10 साल बाद आप उन्हें छोड़ दोगे। और जब हम 27 में होते हैं तो हम फ्यूचर को इमेजिन करते हैं अपनी करंट थिंकिंग के हिसाब से, लेकिन मॉर्गन कहते हैं पीपल इवॉल्व। उनके थॉट्स, वैल्यूज़, प्रायोरिटीज़ सब कुछ बदल जाता है। बुक में वो एग्जाम्पल देते हैं, एक पर्सन अपने 27 में सोचता है कि उसे अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, ट्रैवल करना है, फ्रीडम चाहिए। वो हर डिसीजन इस गोल के अराउंड बनाता है, लेकिन जब वो 40s के आसपास पहुंचता है तो उससे फैमिली और स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगती है और अब उसका गोल बन जाता है सिक्योरिटी और लेगेसी। मॉर्गन कहते हैं वी शुड अवॉइड द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग बिकॉज वी डोंट नो व्हाट वील वांट डेकेड्स फ्रॉम नाउ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है। अगर आप फाइनेंशियल डिसीजन बनाते हो सिर्फ आज के गोल्स के बेस पे तो फ्यूचर में रिग्रेट हो सकता है। इसलिए मॉर्गन सजेस्ट करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी रखो, अल्ट्रा स्पेसिफिक गोल्स मत बनाओ, प्लानिंग को अडेप्टेबल बनाओ, इमोशनल डिसीजंस को समझो, इग्नोर मत करो। उनका कहना है लोग अक्सर अपने पास्ट वर्जन के डिसीजंस के लिए प्रेजेंट में पनिश्ड फील करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ लॉकिंग योरसेल्फ इनटू वन पाथ, मॉर्गन बोलते हैं गिव योरसेल्फ द एबिलिटी टू चेंज बिकॉज चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। पार्ट 15 नथिंग्स फ्री। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं फाइनेंस में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती। आप जब भी पैसा कमाते हो या इन्वेस्ट करते हो तो उसका कुछ न कुछ प्राइस होता है, लेकिन ये प्राइस हमेशा पैसे में नहीं होता। कभी ये होता है स्ट्रेस, डाउट, अनसर्टेनिटी या पेशेंस। मॉर्गन कहते हैं लाइक एवरीथिंग एल्स वर्थ परसुइंग, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग डिमांड्स अ प्राइस, but its currency is not dollars and cents. It's volatility, fear, doubt, uncertainty and regret. ये लाइन एक्सप्लेन करती है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है। उसके साथ आता है मार्केट क्रैश का डर, पोर्टफोलियो का वैल्यू घटना, लॉन्ग टाइम तक वेट करना और कभी-कभी लॉस एक्सेप्ट करना। बुक में मॉर्गन एग्जाम्पल देते हैं कई लोग स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स चाहते हैं जैसे 10% या 15% पर ईयर, लेकिन जब मार्केट 20% गिरता है तो पैनिक में सेल कर देते हैं। यानी वो रिवॉर्ड तो चाहते थे लेकिन उसका इमोशनल प्राइस देने के लिए रेडी नहीं थे। मॉर्गन बोलते हैं एवरीथिंग हैज अ प्राइस बट नॉट ऑल प्राइसेस अपीयर ऑन लेबल्स। आपको ये समझना होगा, अगर आपको लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड चाहिए तो आपको उसका इमोशनल कॉस्ट भी एक्सेप्ट करना होगा। ये प्राइस को आप फी समझ के दो, ना कि फाइन। फाइन होता है पनिशमेंट, लेकिन फी होता है ग्रोथ का प्राइस। जब मार्केट गिरे और आप इन्वेस्ट करते रहो तो सोचो ये फी है, मैं फ्यूचर के लिए पे कर रहा हूं। Part 16 You and Me, Morgan Housel। इस चैप्टर में बोलते हैं हर इंसान का फाइनेंशियल डिसीजन अलग होता है क्योंकि हर किसी का पास्ट एक्सपीरियंस अलग होता है। उनका कहना है people do crazy things with money but no one's crazy, they just have a different background। मतलब जो डिसीजन आपको स्टूपिड या रिस्की लगता है शायद दूसरे के लिए लॉजिकल हो। बुक में मॉर्गन एग्जाम्पल देते हैं एक पर्सन जो 1970s में बड़ा हुआ जब इन्फ्लेशन हाई था वो आज भी गोल्ड या कैश प्रेफर करेगा, लेकिन कोई जो 1990s के बुल मार्केट में बड़ा हुआ वो स्टॉक्स को ज़्यादा ट्रस्ट करेगा। सेम मार्केट, डिफरेंट बिलीव्स। मॉर्गन बोलते हैं हर पर्सन का इन्वेस्टिंग बिहेवियर उसके पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है, ना कि टेक्स्ट बुक्स पे। एक और एग्जाम्पल, अगर किसी ने .com बबल में पैसा लॉस किया था 2000 के आसपास तो वो आज भी टेक स्टॉक से डरते हैं। वहीं दूसरा पर्सन जिसके पेरेंट्स ने रियल एस्टेट से पैसा बनाया वो प्रॉपर्टी को सबसे सेफ समझता है।
मॉर्गन कहते हैं, योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस मेक अप मे बी 0.0000001% of what's happened in the world, but maybe 80% of how you think the world works. यानी हम दुनिया को अपने छोटे एक्सपीरियंस के लेंस से देखते हैं और फिर उसी बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं। ये चैप्टर का मैसेज सिंपल है, सबकी जर्नी अलग होती है, इसलिए जज मत करो दूसरों के फाइनेंशियल चॉइसेस और समझो कि आपका व्यू पॉइंट भी लिमिटेड हो सकता है। Part 17. The Seduction of Pessimism. Morgan Housel इस चैप्टर में एक डीप और ऑनेस्ट ट्रूथ बताते हैं। Pessimism sounds smart. Optimism often sounds like a sales pitch. यानी जब कोई नेगेटिव बात करता है लोग उससे सीरियस लेते हैं, लेकिन जब कोई पॉजिटिव सोचता है लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। मॉर्गन कहते हैं, फाइनेंशियल वर्ल्ड में नेगेटिविटी का इमोशनल इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। बुक में उन्होंने एग्जाम्पल दिया, अगर कोई कहे मार्केट क्रैश होने वाला है तो लोग उसकी बात को इम्पोर्टेंट समझते हैं, लेकिन अगर कोई कहे मार्केट ग्रो करेगा तो लोग सोचते हैं ये सिर्फ होप है या ओवर कॉन्फिडेंस। वाई? क्योंकि लॉस का पेन गेन के कंपैरिजन में 2 टाइम ज़्यादा होता है। ये साइकोलॉजिकल बायस को कहते हैं लॉस अवर्शन। मॉर्गन बोलते हैं मीडिया भी इसी बायस का यूज़ करता है। ज़्यादा क्लिक्स मिलते हैं अगर हेडलाइन नेगेटिव हो। एग्जाम्पल, रिसेशन इज कमिंग, स्टॉक मार्केट विल क्रैश, एवरीथिंग इज ओवरवैल्यूड। ये सब हेडलाइंस हमेशा अट्रैक्ट करती हैं क्योंकि दिमाग डेंजर से बचना चाहता है। लेकिन मॉर्गन रिमाइंड करते हैं, हिस्ट्री बताता है कि दुनिया में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, इवन आफ्टर वॉर्स, डिप्रेशंस, पैंडेमिक्स। उन्होंने लिखा, ऑप्टिमिज्म इज़ द बेस्ट बेट फॉर मोस्ट पीपल बिकॉज द वर्ल्ड टेंड्स टू गेट बेटर फॉर मोस्ट पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन ऑप्टिमिज्म बोरिंग होता है, प्रोग्रेस स्लो होती है, नेगेटिव चीज़ जल्दी होती है और दिखने में ड्रामेटिक लगती है। इसलिए लोग डूम प्रेडिक्शंस पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। मॉर्गन का मैसेज सिंपल है, नेगेटिव सोच अट्रैक्टिव हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ऑप्टिमिज्म ज़रूरी है। Part 18. When you'll believe anything. Morgan Housel's chapter में एक psychological truth reveal करते हैं। Stories are more powerful than statistics. जब लोग किसी uncertain या scary situation में होते हैं, वो simple explanation ढूंढते हैं, चाहे वो सच हो या ना हो। मॉर्गन बोलते हैं, जब मार्केट क्रैश होता है या कोई इकोनॉमिक शॉक आता है, तब लोग बिना प्रूफ के भी थ्योरीज पर बिलीव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि स्टोरीज हमें कंफर्ट देती हैं, वो अनसर्टेनिटी को मैनेजेबल बनाती हैं। एग्जाम्पल फ्रॉम द बुक, 2008 के क्रैश के बाद कई लोगों ने बिलीव किया कि पूरी सिस्टम करप्ट है या बैंक्स ने जानबूझकर सब बिगाड़ा। कहीं जगह थ्योरीज आई, ये सब एक प्लान स्कैम था। लेकिन मॉर्गन कहते हैं, ट्रूथ काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन सिंप्लीफाइड कहानी ज़्यादा समझ आती है और इसीलिए लोग उससे पकड़ लेते हैं। उन्होंने एक पावरफुल लाइन लिखी, द मोर यू वांट समथिंग टू बी ट्रू, द मोर लाइकली यू आर टू बिलीव अ स्टोरी दैट ओवरस्टेट्स द ऑड्स ऑफ इट बीइंग ट्रू। यानी अगर आप किसी चीज़ को बिलीव करना चाहते हो तो आप फेक स्टोरी भी एक्सेप्ट कर लोगे, सिर्फ अपने इमोशनल पीस के लिए। मॉर्गन का मैसेज है, फाइनेंशियल वर्ल्ड में लोग कई बार इमोशनल एक्सप्लेनेशन को प्रेफर करते हैं ओवर डेटा या लॉजिक। उनका सजेशन, स्केप्टिक बनो, हर स्टोरी को टेस्ट करो, सिंप्लिसिटी ढूंढने की हैबिट को समझो, बिकॉज द डिज़ायर फॉर एन एक्सप्लेनेशन। पार्ट 19, ऑल टुगेदर नाउ। ये चैप्टर है एक समरी, एक रैप अप, जहां मॉर्गन हाउसल पूरी बुक के कोर आइडियाज को कंबाइन करते हैं। उनका कहना है, डूइंग वेल विद मनी हैज लिटिल टू डू विद हाउ स्मार्ट यू आर एंड अ लॉट टू डू विद हाउ यू बिहेव। यानी पैसा का सक्सेस IQ से नहीं आता, ये आता है आपके एटीट्यूड, डिसिप्लिन और पेशेंस से। मॉर्गन ने इस चैप्टर में पूरी किताब के 18 लेसन्स को कंबाइन करके कुछ पावरफुल फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स दिए। 1. सेव मोर देन यू थिंक यू नीड।
चाहे आपका इनकम हाई हो या लो, सेविंग हैबिट सबसे इंपॉर्टेंट है। स्पेंडिंग का लेवल कभी भी सक्सेस गारंटी नहीं करता। वेल्थ इज इक्वल्स वॉट यू डोंट सी। 2. रीजनेबल, रैशनल। आपको हर डिसीजन में 100% लॉजिक नहीं चाहिए। रीजनेबल होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसान इमोशंस के साथ जीता है, ना कि स्प्रेडशीट के साथ। 3. कंपाउंडिंग टेक्स टाइम। रियल वेल्थ बिल्ड करने के लिए आपको टाइम का पेशेंस चाहिए। जल्दी रिजल्ट चाहोगे तो गलतियां करोगे। मॉर्गन ने वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल दिया। वॉरेन की नेटवर्थ का मेजर हिस्सा 65 साल के बाद बना था, बिकॉज ही केप्ट कंपाउंडिंग। 4. बी ओके विद बीइंग रॉन्ग। हर इन्वेस्टर कभी ना कभी गलत होगा। डिफरेंस इतना है, सक्सेसफुल लोग रिकवर करते हैं, उनके पास रूम फॉर एरर होता है। 5. अवॉइड एक्सट्रीम्स। ना तो एक्सट्रीम फ्रूगैलिटी ना एक्सट्रीम रिस्क। बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ट होती है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टन होता है। 6. रिस्पेक्ट लक एंड रिस्क। डोंट जज सक्सेस या फेलियर बेस्ड ऑन जस्ट वन आउटकम। लक और रिस्क दोनों इनविजिबल फैक्टर्स हैं जो काफी कुछ डिसाइड करते हैं। 7. यू आर नॉट अलोन। फाइनेंशियल डिसीजंस आप सिर्फ अपने लिए नहीं लेते, आपकी फैमिली, सोसाइटी और बैकग्राउंड सब कुछ इन्फ्लुएंस करते हैं। मॉर्गन का फाइनल मैसेज है, यूज मनी टू गेन कंट्रोल ओवर योर टाइम, दैट इज द हाईएस्ट डिविडेंड मनी पेज। यानी पैसा का बेस्ट यूज ये है कि वो आपको फ्रीडम दे अपने टाइम, अपने डिसीजंस और अपने लाइफ पर। Part 20. Confessions. मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में खुद के फाइनेंशियल लाइफ के बारे में कन्फेस करते हैं। उनका एम सिंपल है, आपको दिखाना कि इवन फाइनेंस एक्सपर्ट्स भी परफेक्ट नहीं होते। वो कहते हैं, I've spent my career writing about money, but I do things with my own money that aren't rational, but they're reasonable. यानी वो भी वही करते हैं जो उनको मेंटली पीसफुल लगता है, चाहे वो टेक्स्ट बुक के हिसाब से रॉन्ग हो। मॉर्गन के पर्सनल मनी रूल्स। 1. 100% होम पेड इन कैश। मॉर्गन ने अपना घर पूरा पैसा देके खरीदा, लोन नहीं लिया। लोगों ने पूछा, तुमने इंटरेस्ट का फायदा क्यों नहीं उठाया? उनका जवाब, आई स्लीप बेटर नोइंग आई ओन माई होम आउटराइट। फाइनेंशियल पीस इज मोर वैल्यूएबल देन मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स। 2. हाई परसेंटेज इन कैश। मॉर्गन अपना पैसा स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो इमरजेंसी के लिए बहुत ज़्यादा कैश भी रखते हैं। वाई? क्योंकि उन्हें लगता है लिक्विडिटी इक्वल से इंडिपेंडेंस। जब भी ज़रूरत हो, कैश होना एक पावरफुल टूल है। 3. नो फैंसी इन्वेस्टमेंट्स। उन्होंने कभी क्रिप्टो करेंसी, हेज फंड्स या रिस्की स्कीम्स में इन्वेस्ट नहीं किया। उनका बिलीफ, सिंपल वर्क्स, द मोर कॉम्प्लिकेटेड इट इज द मोर इट रिलाइज ऑन assumptions that may not hold. 4. नॉट चेसिंग हाई रिटर्न्स। मॉर्गन एम नहीं करते 20% या 30% एनुअल रिटर्न का। वो कहते हैं, माई गोल इज टू अर्न एवरेज रिटर्न्स फॉर एन अबव एवरेज पीरियड ऑफ टाइम। यानी वो लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं और ओवर टाइम वही जीतते हैं। 5. फैमिली फर्स्ट अप्रोच। मॉर्गन का बिगेस्ट रीज़न फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का ये था अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। उनका बिलीफ, यूज मनी टू लिव अ लाइफ दैट लेट्स यू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड से आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टूडे। मॉर्गन हाउसल ने इस बुक में ये सिखाया है कि पैसा का गेम दिमाग से नहीं, दिल और डिसिप्लिन से जीता जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना भूलें, ताकि अगली बार जब हम एक और ज़िंदगी बदलने वाली किताब लाएं, आप सबसे पहले सुन सकें। और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं आप किस बुक को सुनना चाहेंगे अगले एपिसोड में। हो सकता है अगला समरी आपके फेवरेट बुक का हो। तब तक के लिए सोच समझकर पैसा बनाइए और शांति से जीवन।